नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं बैंकिंग रेजोनेंस। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन जो है उस एग्जामिनेशन में होने वाला है या नहीं होने वाला। उस वीडियो में मैंने जनरल अवेयरनेस सेक्शन को 3 सब सेक्शंस में भी डिवाइड किया था, जो कि आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी दे दी है, सो आप उस लिंक पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, अगर एक एस्पिरेंट को एग्जैक्टली पता है कि जिस एग्जामिनेशन की वो प्रिपरेशन कर रहा है उसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, यानी उसे क्या चीज़ें पढ़नी है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसे क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, सो उसका जो प्रिपरेशन का स्टेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस वीडियो में मैं जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक जीके पोर्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि हर साल लगभग क्लैरिकल एग्जामिनेशन में इससे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मैं इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी इंक्लूड कर दूं तो ये जो वेटेज है वो 25 मार्क्स तक चला जाता है। यानी कि जनरल अवेयरनेस का 50% सिलेबस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो मैं 2 पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और बिलीव मी, अगर आपने इन दोनों पार्ट्स को अंत तक देख लिया तो जनरल अवेयरनेस की 50% सिलेबस के लिए आपको किसी भी तरह का कोई डिलेमा नहीं रहेगा कि आपने क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है। और ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आप एटलीस्ट यहाँ से 25 मार्क्स अपने सिक्योर करके लेके जाएंगे। सो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देयर वी गो। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट डू वी नीड टू स्टडी इन स्टैटिक जीके पोर्शन फॉर एसबीआई क्लर्क मींस एग्जामिनेशन। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल, फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए इस वक्त भारत में कितने एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक्स हैं, कितने पेमेंट्स बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ किस स्टेट में लोकेटेड है, उनके करंट सीईओ और एमडी कौन है, और उस बैंक का टैगलाइन क्या है। ठीक है, अब आप हेडक्वार्टर्स कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मैं एक स्टेट की बात कर लूँ, महाराष्ट्र। ठीक है, सो महाराष्ट्र में इस वक्त 36 एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक्स हैं, जिनमें से 33 बैंक्स के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएंगे और 3 बैंक्स के हेडक्वार्टर आपको पुणे सिटी में मिलेंगे। तो आप करिए क्या, महाराष्ट्र लिख लीजिए और उसके नीचे जो है ऐसे की पॉइंट्स देके आप 36 के 36 बैंक्स को एक साथ लिख लीजिए। उसी तरीके से न्यू दिल्ली की बात करूं तो वहाँ पर 5 बैंक्स हैं आपके, ठीक है, जिनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। सो यही चीज़ करना है, तो इससे आपका हेडक्वार्टर जो है वो आसानी से याद हो जाएगा आपको। देन सीईओ और एमडी किस तरीके से याद करें और फिर टैगलाइंस कैसे याद करें, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक की, सो उनके जो करेंट सीईओ हैं वो हैं अमिताभ, और जो इसका टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। वेल, इसके लिए आप मेमोनिक्स का सहारा लीजिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि आप सिविल सर्विस के डिस्क्रिप्टिव पेपर को देने नहीं जा रहे, आप एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने जा रहे हैं। सो या तो आप रियल नेम याद रखिए या उनका सरनेम याद रखिए, दोनों में से कोई एक चीज़, क्योंकि आपको एग्जाम में जाके ऑप्शंस एलिमिनेट करना और सही आंसर पे पहुंचना है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन हो गया, बिल्कुल ना के बराबर मान लीजिए कि एक्सिस बैंक आपसे पूछ दे कि सीएमडी एक्सिस बैंक की कौन है, और वहाँ पर 2 ऑप्शंस हों जिनमें एक ऑप्शन हो अमिताभ भट्टाचार्य और दूसरे में हो अमिताभ चैटर्जी, है ना, तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ना के बराबर होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि या तो आप रियल नेम याद रखिए या उनका जो है सरनेम याद रखिए, वो मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस होता है। देन अब मैंने इसे कैसे याद किया था, तो आप अमिताभ बच्चन से रिलेट करिए। अमिताभ बच्चन केबीसी के सीज़न को होस्ट करते हैं, और पिछले कुछ सीज़न में वो एक्सिस बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे जीते हुए पैसे, जो कंटेस्टेंट पैसे जीते थे उनको ट्रांसफ़र करने के लिए उनके अकाउंट में। तो यहाँ से मैंने दिमाग लगाया एक्सिस बैंक से अमिताभ, और चूँकि अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं तो एक डायलॉग बेस्ड टैगलाइन है ये, बढ़ती का नाम जिंदगी। सो इस तरीके से जो है आप अलग अलग बैंक्स के मेमोनिक्स बनाकर आप याद कर सकते हैं। सबका दिमाग अपना अलग होता है, वो अपने अलग तरीके से जो
उनको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से वो याद कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंटर फिर से वही नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। देखिए कुछ रिजर्व बैंक जैसे हो गया, ये नेशनलाइज हुआ था 1949 में। SBI जो है ये नेशनलाइज हुआ था 1955 में। अगर हम बात करें LIC ऑफ इंडिया, ये बैंक तो नहीं है बट इंश्योरेंस के अगर आप एग्जाम्स देंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आएंगे। 1956, 1 सितंबर 1956। वेल एक और बात मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि आपको डेज और मंथ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने याद रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अमूमन तौर पर सिर्फ आपसे ईयर पूछेगा दैट कि SBI किस साल में नेशनलाइज हुआ था, तो आंसर होगा 1955। उसी तरीके से चौथा जो मैं बात करूँ वो है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में नेशनलाइज हुआ था। RRB के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल बात ये नहीं है, जब मैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात करता हूँ तो हमें ये समझना है कि भारत में 2 फेजेस में नेशनलाइजेशन हुए बैंक्स के। पहला फेज था 1969 और दूसरा फेज था 1980। 1969 में टोटल 14 बैंक्स जो हैं भारत में नेशनलाइज हुए थे और 1980 में 6 बैंक्स भारत में नेशनलाइज हुए थे। आपने याद क्या करना है? आपने याद करना है ईयर, देन जितने बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज हुए हैं ये नंबर याद रखने हैं आपने। अगर आप चाहें तो इन 14 बैंक्स और इन 6 बैंक्स को भी याद रख सकते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन रेयर है बट आ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आपका मैक्सिमम 30 से 45 मिनट में जो है ये याद हो जाएगा। बट बात वही आ जाती है कंटिन्यूस रिवीजन की, ठीक है। स्टैटिक जीके में मैं जितने भी आगे पॉइंट्स बताऊंगा आपको एक रिवीजन, एक हफ्ते में एक बार तो उन सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करना बनता है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो इस सेक्शन से 2 से 3 नंबर के मार्क्स आ सकते हैं। चलिए थर्ड सेक्शन देखते हैं। वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके करंट डायरेक्टर जनरल या हेड कह ले, और उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यानी वो जो संस्था है वो किस साल में स्थापित हुई थी, ये चारों चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर से यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके। हेडक्वार्टर्स याद करने का वही तरीका है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जेनेवा का। इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में स्थित है, तो आप वही कीजिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। देन उसके डायरेक्टर जनरल को याद कीजिए मेमोनिक्स के थ्रू, और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी मेमोनिक्स के थ्रू याद कीजिए, ठीक है। खासकर उन चीज़ों को, उन ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल मत भूलिए जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त न्यूज़ में है, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ पॉइंटर है वो है रिपोर्ट एंड इंडेक्स पब्लिश्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। पिछली बार अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो 2 क्वेश्चन आए थे SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन में। अमूमन तौर पे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन को मिलाकर आते ही हैं। खासकर इस सेक्शन से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेट रहता है। जैसे पिछली बार जो आया था वो आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पब्लिश करती है, तो इसका आंसर था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्स पब्लिश करती है, आपको वो पता होना चाहिए। यूनिसेफ कौन से रिपोर्ट्स और इंडेक्स पब्लिश करती है, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इस वक्त आप सभी को पता होगा भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स, देन इसके अंदर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अंदर आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बहुत ही प्रोहिबिटेड एरिया होता है, ज़्यादा आसानी से किसी को एंट्री मिलती नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ के जो लोग होते हैं आसपास के वो एंटर कर सकते हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व में अमूमन सारे ही लोग एंटर कर सकते हैं। नेशनल पार्क जो होता है उसमें आपको 2 चीज़ें समझनी है, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स, ठीक है। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो इस सेक्शन से भी 2 मार्क्स के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। जैसे अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए थे, नॉकरेक नेशनल पार्क का और एक था कवल टाइगर रिजर्व का।
सो नोक्रेक है मेघालय और कवल जो है वो है तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स याद रखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए और 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें हम बात करेंगे डैम्स, हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्लांट। एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की भी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं लेकिन सबसे डिफिकल्ट भी चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में। अगर आप साउथ के डैम्स और उनके रिवर्स की बात करें तो काफ़ी हार्ड नाम होते हैं। मेरे से तो मिमोनिक्स बना नहीं था, आपसे क्या पता बन जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने याद कर लिया था। 2019 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था इससे, बट ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आते। उससे पहले हर एक प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बने हैं इससे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बना ही है। तो जैसे अगर मैं बात करूं मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन की, तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, उसी तरीके से अगर एक रिवर की बात करूं तो मैं बेटवा रिवर को ले लेता हूं जो कि यूपी में एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर 3 डैम्स बने, आपको उन तीनों डैम्स का पता होना चाहिए। माटा टीला डैम, देन राजघाट डैम, देन जो तीसरा डैम आप यहां पर देख सकते हैं वो है परीक्षा डैम, परीक्षा डैम है ना। फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटरी है ये यमुना की, है ना, और इसका अंत कहाँ पर हो रहा है। सो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज। ठीक है, एमपी का यहाँ पर ये एंड हो रहा है। सो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें डैम्स कौन से बने हैं, किस रिवर के ऊपर, किस स्टेट में कितने हाइड्रो पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स। देखिए अगर मैं इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी नॉट अक्टूबर, अगर मान लेते हैं कि आपका मेंस एग्जामिनेशन सितंबर में होगा तो आपको इन महीनों के जो है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स याद होने चाहिए। अगर आपका एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है तो आपको अक्टूबर का भी याद करना होगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, क्योंकि वो डे हो चुका है, उसके थीम भी 2020 का आ चुका होगा। मार्च अप्रैल की बात करूं तो आप बस इंपॉर्टेंट डेज याद रखिए, वही, उसके थीम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार 2019 में मेंस में इससे 2 क्वेश्चन आए थे। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि इंपॉर्टेंट डेज क्या पूछा था, मैं भूल गया हूँ, बट इंपॉर्टेंट थीम्स शायद वर्ल्ड मिल्क डे का आया था और उसका थीम था दैट ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये हर साल 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इस बार जो इसका थीम था वो था स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। सो ये आपको याद रखना है कि कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट होता है और उसका थीम क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए है तो ये एक्चुअली में बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, आप इसे बोलेंगे करंट अफेयर्स का पोर्शन है, लेकिन ये फेब और मार्च में ही संसद में पेश किया जा चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसे स्टैटिक जीके में ही रखूँगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण अब वापस आके ये नहीं बोलेंगे दैट कि ये चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे, आप इसको ऐड कर लीजिए। जो एक बार पब्लिश हो चुका है वो हो चुका है। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं। पिछली बार 2019 में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली पूछे गए थे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब में आपको वेरियस वीडियोस मिल जाएंगे ये बजट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं। फिर भी मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक एक करके वीडियो लेके आऊँगा। जब मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे पहुँचूँगा तो मैं वहाँ पर सारे पॉसिबल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 7 से 8 मार्क्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 2019 में ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसा क्यों? 2019 में भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे वो सिर्फ 37 थे, लेकिन यूनेस्को ने विक्टोरिया एंड आर्ट डेको जो कि
मुंबई में स्थित है, इसे भी एक रिकग्निशन दिया था हेरिटेज साइट का। तो अब भारत में टोटल 38 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो आप मे भी शायद इस बार कोई क्वेश्चन ना आए यूनेस्को से, बट फिर भी आप ये 38 जो हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स उन्हें याद रखिए। ठीक है, जैसे आसाम में 2 हैं, है ना, मुंबई, महाराष्ट्र में 3 है, महाराष्ट्र में 5 हैं, बिहार में 2 हैं, देन एमपी में 2 हैं, एमपी में 3 है। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको याद रखने हैं इंडिया के 38 के 38 किस स्टेट में है ये भी याद रखने ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो यहाँ से डेफिनेट है आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, पिछली बार भी 2 क्वेश्चंस आए थे। अमूमन तौर पे उन कंट्रीज़ और कैपिटल्स को पूछा जाता है बैंकिंग में जो अभी हाल ही में न्यूज़ में है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, इक्वाडोर, शायद ही आपने कंट्री सुना हो। इक्वाडोर साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जो कि बिल्कुल इक्वेटर पे स्थित है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है इक्वाडोर, है ना। यहाँ पर कोविड-19 के चलते साउथ अमेरिकन की ब्राज़ील से चूँकि काफ़ी ज़्यादा पास की ये कंट्री है, तो कोविड-19 के चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी। इवन इतनी डेथ्स हुई थी कि जो डेड बॉडी है उनको दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी इस देश में। सो उसी तरीके से आपको इसके कैपिटल और करेंसी याद रखनी है। न्यूज़ में था, आप जब भी कोई करंट अफेयर्स में कंट्री सुने या स्टैटिक जी के पढ़ते समय कोई कंट्री सुने, उसी समय अगर आपको उसका कैपिटल नहीं मालूम है तो गूगल करिए और कैपिटल याद करिए और उसकी करेंसी भी साथ साथ याद करिए। इस तरीके से आप पाएंगे एक समय के बाद कि आपको बहुत सारे देशों की करेंसी कैपिटल्स याद हो जाएंगे। आप इसके लिए मेमोनिक्स का सहारा लीजिए। जैसे फॉर मी अगर मैं देखूं तो मुझे सारे एशियन कंट्रीज़ याद हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ याद हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ याद हैं। यूरोप की अगर मैं बात करूं तो 80% कंट्रीज़ के मेरे को कैपिटल और करेंसी याद है ना। सो इसके ये ऐसे याद नहीं हुआ, मैंने मेमोनिक्स का सहारा लिया। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एशियन कंट्री है बहरीन, ठीक है ना, जिसका कैपिटल आपको पड़ेगा मनामा। मैंने क्या याद किया, मैंने याद किया इस तरीके से कि बाहर रेन हो रही है और माँ ने मना किया है बाहर जाने को, है ना। सो बहरीन से आगे आपका मनामा। इसी तरीके से आप डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल को याद कर सकते हैं। देखिए अफ्रीका जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्री एग्जिस्ट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, है ना। और इस कॉन्टिनेंट के कैपिटल्स याद करने में सबको अपनी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही टंग ट्विस्टिंग नेम्स हैं, आसानी से याद नहीं होते। जब आप किसी चीज़ को प्रोनाउंस नहीं कर पाते ना, तो आप उसको याद करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, फिर भी आप वही टेक्निक अपनाइए, एटलीस्ट फनी वे में कुछ भी याद कीजिए, ताकि आप एग्जाम में बैठें तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी सही आंसर लिख के आए। अगर मैं बात करूं कि आपको करेंसी किस तरीके से याद करनी है, सो करेंसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप याद कर सकते हैं। देखिए करेंसी के बारे में एक चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि जो आसपास के देश है ना, उनकी करेंसी बिल्कुल सेम होगी। बहुत रेयर केस में होगा कि जो करेंसी यूएसए की है वो करेंसी ऑस्ट्रेलिया की होगी, बहुत रेयर केस होता है ये। ठीक है, जैसे अगर मैं अरब कंट्रीज़ की बात करूं तो या तो उनकी करेंसी दिनार में होगी या उनकी करेंसी रियाल होगी। ठीक है, एक करेंसी में एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे शीलिंग एक करेंसी है, शीलिंग शायद आपने नाम ना सुना हो। शीलिंग जो है वो टस्क कंट्रीज, इस तरीके से आप जो है एक वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। टस्क कंट्रीज की करेंसी है, टस्क यानी दांत होते हैं जो हाथी के, वो। वेल टी यहाँ पर स्टैंड करता है तुनिशिया, यू स्टैंड्स फॉर युगांडा, ठीक है। एस जो है वो स्टैंड करता है सोमालिया के लिए, और के जो है वो स्टैंड करता है केनिया के लिए। अब अगर आप ये देखें, अगर मैं सपोज एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बनाऊं तो कुछ इस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होता है। तो जो सीलिंग करेंसी है वो इन्हीं देशों की है, जितने भी यहाँ पर देश एग्जिस्ट करते हैं ना, ये 4 देश, इन्हीं की करेंसी सीलिंग है। तो आप करेंसी देखिए, आप जब भी कंट्रीज और उसके कैपिटल्स याद करेंगे ना, हमेशा कोशिश करिए मैप से याद करें। आपको एग्जैक्टली सारे कंट्रीज और कंट्रीज के लोकेशन पता होनी चाहिए, ये आपको मदद करेगी करेंसी याद रखने में। ठीक है, बाकी मेमोनिक्स तो आपके पास होंगे ही। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है तो मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी। सो ये था पार्ट 1 में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 वीडियोज़ में।
तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।